मैंने बताया कि प्रतिहार जब कन्नौज में कमजोर हुए तो वे राष्ट्रकूट जो गढ़वाल वाले इलाके में बस गए थे, जिनको हम गहेड़वाल बोलने लगे थे, उन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। तो मतलब कन्नौज के आसपास वाले इलाके में कौन सा वंश आ गया? गहेड़वा। कन्नौज के पास में एक जगह पड़ती है बदायूं, यूपी में बदायूं नाम की जगह, कन्नौज के पास में। यहां बदायूं के कोई एक राजा थे, सेतराम जी। बदायूं के राजा कौन है? सेतराम जी नाम करके राजा, उनका बेटा था ये सिहा। और ये सिहा अपने यहां पर राजस्थान आता है, मारवाड़ आता है। इसको मारवाड़ में लाने वाले लोग थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे? ये पालीवाल ब्राह्मण थे। पाली रहते थे और व्यापार करते थे। रहते कहां थे? पाली वाले इलाके में रहते। मैंने कई बार आपको बताया होगा कि पाली वाले इलाके में अपने व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। ये सिल्क रूट और ये सब अपने इधर से होकर निकलते थे, इसलिए मीडिएटर थे, अपने उधर का सामान इधर लाते, इधर का सामान आगे भेजने का काम किया करते थे। तो पाली अपना व्यापारिक केंद्र था। तो पाली में जो भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? व्यापार। ब्राह्मण भी वहां पर क्या क्या करते? व्यापार। और आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो, मैंने आपको बीच में दो बातें बताई थी कि जब राष्ट्रकूट अपने चरम पे थे, जब राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में भी बैठे और जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पे भी क्या कर रखा है? कब्जा, तो पाली से टैक्स लेना राष्ट्रकूटों ने शुरू कर दिया। जो भी बड़ी शक्ति होगी वो क्या लेगी? टैक्स। राष्ट्रकूटों का वह बंदा जो पाली के इलाके से टैक्स लेता है उसका नाम है धवल राठौड़। अब बाद में राष्ट्रकूटों का राज इतना शक्तिशाली रहा नहीं। राष्ट्रकूटों का कन्नौज गया वो तो गया, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में भी शक्तिशाली नहीं बचे। और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटों को हरा के नया वंश आ गया था, चालुक्य। कौन सा वंश आ गया? जब तक आप शक्तिशाली थे तो आप पाली से टैक्स ले रहे थे, जब आप शक्तिशाली नहीं हो तो यहाँ के लोग आपको टैक्स क्यों देंगे? और यहाँ वाले बाकी शक्तिशाली हुए तो उन्होंने जो भी धवल राठौड़ के आगे जो भी रहे होंगे उनको मार पीट के भगा दिया, भाग यहाँ से, किसी बात का टैक्स नहीं। लेकिन पाली के लोगों के दिमाग में बात हमेशा से थी कि हमारे यहाँ के इलाके का टैक्स कौन लिया करते थे? राठौड़। कौन लेते? राठौड़। और उन राठौड़ों का राज कहां पे है? कन्नौज। राठौड़ों का राज कहां पे है? अब इस इलाके में एक बार फिर कोई राजा नहीं, यहां पर बड़ी यूं अव्यवस्था की सी स्थिति है, आता जाता आनिया भानिया कोई लूट रहा है, इसलिए पालीवाल गए यहां से कन्नौज की तरफ। तो कन्नौज गए तो वो किस कहां गए? बदायूं। बदायूं के कौन से राजा के पास? और सेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि सेतराम जी, हम पाली से आए हैं, किसी टाइम में आपके पूर्वज हमारे वहां से टैक्स लिया करते थे, अब भी हम चाहेंगे कि आपका कोई बंदा हमारे वहां भेज दो ताकि वो जाके हमसे टैक्स ले ले और हमारी क्या कर दे? रक्षा कर दे। सेतराम जी ने अपने जिस बेटे को पाली में यहां पर भेजा वो था सिहा। वो कौन था? वो सतबीसी घुड़सवारों के साथ मारवाड़ आता है। सतबीसी मतलब 20 7 बार, 20 7 बार 140, 20 20 20 20 तो कितने हो गए? 140 घुड़सवारों के साथ में मारवाड़ आता है। कौन लेके आते हैं उसको? पालीवाल ब्राह्मण। लगभग कब की बात है ये? बरस। कहां से आता है वो? बताइए। या इस इलाके पे कब्जा करता है और यहाँ बाड़मेर में अपनी राजधानी बनाता है, खेड़। कौन सी राजधानी बनाता है? और बाद में एक युद्ध के अंदर वो लड़ रहा होता है, पाली में एक जगह पड़ती है बिट्ठू। कौन सी जगह है? यहाँ बिट्ठू में एक लड़ाई में गायों के लिए एक लड़ाई हो रही थी, वो गायों को छुड़ाने के लिए जाता है, उस लड़ाई में लड़ता हुआ काम आता है। तो उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बिट्ठू। राजधानी कौन सी थी उसकी? तो राजस्थान में बाद में जितने भी राजाओं ने राज किया, राठौड़ों में राज किया, वो सारे राठौड़ किसके वंशज? किसके वंशज? रावसिया। तो रावसिया को राजस्थान के राठौड़ों का क्या माना जाता है? आदि पुरुष, संस्थापक कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है? पहले बड़ी बात लिखो। तो राजस्थान के राठौड़ों का संस्थापक किसको माना जाए? रावसिया को। कहां से आया? बदायूं से। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। और कब आया? लगभग 1240। राजधानी कौन सी थी? खेड़। और छतरी कहां पर है? पहले बड़ी बात, रावसिया के बारे में एक जोरदार सी कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि रावसिया किसका बेटा था? सेतराम जी का। सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सेतराम जी कितने बेटे थे? मैंने कई बार कहा कि इस पे हंसने की कतई आवश्यकता नहीं। मेवाड़ का लास्ट राजा कौन सा पढ़ा हमने? भीम सिंह। हमने कौन सा राजा पढ़ा? भीम सिंह। भीम सिंह कौन से सन के आसपास है? 1818। अंग्रेजों से संधि कर रहा था, 1818 के आसपास है। 95 बेटे थे, 95 टाबर थे। तो आप यूं मानिए ना कि रानियां 20 है। भाई रानियां, भाई अपने दादाजी की उम्र वाले लोग 13-13 है, 12-12 13-13 है। एक माह से, एक माह से है क्रिकेट की टीम। तो राजा की रानी 10 है, 10 रानी है तो 100 टाबर, तो सिंपल सी बात है। तो पहले इनके सिंपली यूं 30-30, 35-35, 40-40 तो हुआ ही करते थे। इसमें कतई को ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये 5-7 पीढ़ी पहले आप खुद के घरों में भी जाके देखोगे तो सबके मिलेंगे। अपने को अपनी हिस्ट्री पता नहीं है, इसलिए अपने को इनकी पता है, तो इन वाली वो लगता कि लुल्ला है। 100 कोई बड़ी बात नहीं। वो फिर मैंने बात बताई होगी, मैं कई बार ही बताता हूं आपको
कि मेरे वो एक दोस्त है, उनके पिताजी 12 भाई बहन है। तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी और चाचा जी से, किसी चाचा जी 12 भाई बहन? तो चाचा जी ने कहा 12 तो जीवते हैं, कहीं मिस कॉल थी भाई, कई होते ही मर गए, वो तो हमने गिने भी नहीं है। और ये स्वभाव है हर घर के अंदर, दादाजी की पीढ़ी वाले में सब में मिल ही जाएंगे आपको, कहीं हम पापा वाली में मिल जाएंगे, वरना भाई 7 पिताजी के भाई और 4 बुआ, तो 7 और 4 11 हो गए। दादाजी ने कितने भाई? 6 भाई, बुआ कितनी की? 5, तो 11 हो गए। तो 11 12 11 12, ये अनुपात तो सिंपल सा अनुपात होते थे। तो सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी कितने बेटे थे? 100। तो गांव में बाकायदा 2 ही बोलते हैं, 49 सीओ बड़ो, सीए बड़ा 50, कि सेतराम जी का बेटा कौन था? सिया। तो 49 सीओ बड़ो, सीए बड़ा 50, कि 49 से सिया बड़ा था, 49 से तो कौन बड़ा था? सिया। सिया बड़ा 50 और सीए से बड़े और कितने थे? 50, मतलब 50 हो गए। फिर कौन हुआ? सिया। तो सिया कौन से नंबर पे हो गया? 51, और सीए के बाद 49 और हुए, तो 49 और हुए, तो 51 के बाद 49 कितने? पूरे 100 हो गए। तो 49 से तो सिया क्या हो गया? बड़ा, और 50 से सिया क्या हो गया? तो 49 सीओ बड़ो, सिया बड़ा 50, कि 49 से सिया बड़ा था और सीए से बड़े कितने थे? 50। अच्छा, अब तो क्या होता है कि जब भी कोई टावर पैदा हुआ तो घड़ी है आपके पास में, और घड़ी में आप टाइम देखते हो कि भाई क्या टाइम हो गया? 12:29 और हाथों हाथ नोटिस करते हो 12:29, आज वार क्या है, दिन क्या है, तिथि क्या है, सब लिख लेते हो। फिर पंडित जी को दो, पंडित जी देखो भाई टाबर का ये मुहूर्त है और इसके अनुसार जन्म कुंडली बना दो, और पंडित जी कहते हैं कि राजयोग है। ऐसे बनती है जन्म कुंडली, ऐसे बनाई जाती। अच्छा, अब तो घड़ियां आ गई, पहले जब घड़ियां नहीं थी तो क्या क्या करते? तो पहले सूरज और चांद की छाया जहां पर पड़ती है उसके आधार पर टाइम की गणना करते। और आज भी गांव में डोकरे सूरज की छाया देख के बता देते हैं कि टाइम क्या है ना। मतलब दादाजी के पास कोई घड़ी नहीं है, यूं बैठे बैठे कहेंगे 3 बजे की चाय बना लो। तो आपको कैसे पता चला 3 बजे की? छिया आ गई, मकान की छाया कितनी दूर आ गई उससे उनको टाइम का पता चलता है आज भी। तो वो छाया से टाइम का पता लगाते ही थे। तो वो जो दाई समझते हो, दाई जो महिला डिलीवरी करवाती है, नर्स का दो आज के टाइम में आपकी, वो जो दाई थी उस दाई को कहा हुआ था भाई जैसे बच्चा हो, बच्चा होते ही अपने छाया पे लाइन खींच लेना। वो दाई बेचारी बच्चा हुआ तो होते 100 काम और थे, तो वो बेचारी भूल गई, थाली बड़ी बजानी, कई काम और करने थे, वो लाइन खींचनी भूल गई। उसके 20-25 मिनट बाद में याद आया कि लाइन तो खींची नहीं। वो लगा राजा आते पूछेगा भाई लाइन कहाँ पे? तो उसने बेचारे ने 25 मिनट बाद में जाके लाइन खींच दी, कि क्या पता चलता, मैं कह दूंगी इसी टाइम हुआ था। तो उसने लाइन खींच दी। राजा को समाचार किया गया भाई आपके बेटा हुआ है। तो राजा अपने बेटे को देखने के लिए आया, साथ में पंडित जी को लेके आया कि पहले भाई बताओ कि कैसे नक्षत्रों में, कैसे ग्रह में पैदा हुआ है। पंडित जी ने वो लाइन देखी, पंडित जी ने लाइन देख के कहा कि वो तो गलत घड़ी में पैदा हुआ है, और यदि इस बच्चे का मुंह बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा, इसलिए बाप को इसका मुंह देखना नहीं चाहिए। ये भी अभी तक भी ऐसी बात की जाती है। एक नक्षत्र होता है मूल, मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र वाले बच्चों के लिए अभी तक कहते हैं कि यदि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हो तो वो जब तक नाम नहीं निकलता तब तक मुंह नहीं देखता बाप। अभी तक भी गांव में इन चीजों का ध्यान रखते हैं, भाई मूल नक्षत्र है तो बाप मुंह नहीं देख सकता। तो भाई उसमें पंडित जी ने तो कहा इसका तुम देख ही नहीं सकते, देखते तुम मर जाओगे। तो राजा ने कहा मैं क्यों मरूं, इसको ही मारो। और राजा ने कहा मेरे कौन से बेटों की कमी है जो इसका मुंह देखना जरूरी है, और कौन सा कमी पड़ जाएगी, भगवान दिन दुने रात चौगुने दे रहा है अपने। तो उसने कहा ये जो आज हुआ इसको सलटाया जाए, इसको मारा जाए। तो जल्लाद बुलाए, जल्लाद समझते हो मारने वाले, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का इसको जंगल ले जाओ मार दो। जल्लाद बच्चे को लेके गए, पर बेचारे जल्लाद भले ही जल्लाद थे, पर दिल तो उनके होता है, कालजा तो उनके होता है, और उनको लगा रहे एक दिन का जिलफ है, एक दिन का टाबर है, अपने हाथ से कैसे मारा जाए। तो किसी ने कहा नहीं मारेंगे, तो राजा के पास जाते, राजा अपने को मारेगा कि मैंने आज्ञा दी, तुम आज्ञा का उल्लंघन करके आए हो। तो उनका एक काम करते हैं, किसी पशु की गुफा होगी उस गुफा में फेंक देते हैं, तो अपने हाथ से तो मारा नहीं, पशु खा जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो उनका ठीक है, तो एक गुफा देखिए, गुफा में फेंक के आ गए। वैसी कहानी है कि इस गुफा में एक शेरनी थी, उस शेरनी ने उसी दिन अपने एक बच्चे को जन्म दिया था, और माँ बेटे दोनों सो रहे थे। इस बच्चे को उन्होंने फेंका तो लुढ़कता लुढ़कता उस शेरनी के पास जाके गिर गया। थोड़ी देर बाद शेरनी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने उन दोनों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है अनुकूलन का सिद्धांत, कि आप जैसे वातावरण में रहते हो उसी वातावरण के अनुसार आपका शरीर बन जाता है। अब वो मनुष्य का बच्चा वो वहां पे शेरों की तरह बिहेव करे, उसने अपने हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शेर तो चौपाया जानवर है, 4 पैरों से चले, अब उसके हाथ ही पैर है, वो वैसे ही चले, वैसे ही खाए, वैसे ही गुर्राए। अब उसके नाखून बढ़े हुए थे, दांत आगे निकले हुए थे, और शेरों के साथ रहे, शेरों के साथ ही अपना जीवन यापन करे।
अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज की साइड में जा रहे बिजनेस करने के लिए। अपने वाले बिजनेस करते, बंगाल साइड से सामान लाके इधर भेजते, इधर वाला सामान बंगाल साइड में भेजा करते। ये जब कन्नौज के जंगलों के अंदर से होकर निकल रहे थे, बदायूं के आसपास से होकर निकल रहे थे, तब इन्होंने देखा कि वहां पर 5 शेरों की लड़ाई हो रही है और 5 शेरों की लड़ाई में एक शेर जीत रहा है, और वो जो शेर जीत रहा है वो आदमी है, लेकिन वो बिहेव एकदम शेरों की तरह कर रहा है, वैसे चल रहा है, वैसे झपट्टा मार रहा है, वैसे गुर्रा रहा है, पर जीत उनके अंदर वो हो रहा है। उनको लगा यार ये भयंकर चीज है, पर उनको लगा यार ये कहीं अपनी तरफ देख लेगा तो अपने को खाएगा, तो बेचारे वहां से वो भागे, आगे बदायूं पहुंचे। बदायूं के राजा कौन थे? और उन्होंने सेतराम जी को जाकर के, सेतराम जी आपके जंगलों में हमने भयंकर कोतक देखा आज। क्या देख के? तो उनका साहब 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी और उन शेरों में से एक शेर आदमी है और हम उसको देख के हैं। लोगों ने कहा यार ठीक मजाक करते हो, आदमी शेरों के साथ कैसे हो सकता? उनका आपको उसकी सौगन है, हमने आंखों से देखा यार, और वाकई इस प्रकार की चीज हो रही थी। तो राजा ने कहा कि भाई और किसी ने देखा क्या, और किसी ने देखा क्या? तो वो जल्लाद जो था ना वो वहां बैठा था, वो जल्लाद खड़ा हुआ, उसने खड़े होके कहा कि राजा जी यदि मेरे सजा माफ करो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाई ये नहीं हो मैं बताऊं और आप मुझे दंड दे दो। तो राजा ने कहा 7 खून माफ है, यदि 7 मर्डर भी करके आया है तो भी तेरे को मैं कोई भी दंड नहीं दूंगा, इस बच्चे से संबंधित कोई बात है तू बता। उसने कहा बेटा आपका है। राजा ने कैसे? उसने कहा वो 51 हुआ था ना आपके। कौन सा? कि वो आपने कहा था ना कि फेंक किया जाओगे, हाँ वो गलत ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ था जो, कि हाँ उसको हम मार के नहीं आए थे, हम एक शेर की गुफा में फेंक के आए थे, और हो ना हो ये वही है। बातें शहर में फूटी तो दाई आई, जिस दाई ने वो लाइन खींची थी, उसने राजा को कहा कि राजा जी मैंने लाइन ही बाद में खींची थी वो, और ये कोई गलत नक्षत्रों में नहीं है, वीर भाग्यशाली आदमी पैदा हुआ है जो शेर की गुफा में फेंके तो भी मरा नहीं और अभी तक भी जिंदा है। तो राजा को लगा यार मेरा बेटा, तो राजा ने अपनी सेना भेजी। पालीवाल ब्राह्मणों का थैंक यू, तुम तो तुम्हारे पधारो। अपनी सेना भेजी, सेना का भाई पकड़ के लाओ रे भाई। यूं तो शेर कैसे पकड़ में आए? तीर वीर मार के पहले घायल किया, फिर उसको बांध के पकड़ के लेके आए, इलाज वगैरह कराया, होश होश आया उसको, होश आया तो उसको दिखाई कि मिनक है और गुर्राना छोड़ बोल। फिर डार्विन के अनुकूलन का सिद्धांत कहता है कि आप जैसे रहोगे वैसे बन जाओगे, बाल वाल काटे, नाखून काटे, दांत छोले थोड़े आगे से। अब इतने दिन तक तो कच्चा ही मीट खाता था यार, अब उसको रोस्टेड दिया, उसका ये भी कोई चीज होती है, ये खा के देख तू आज थोड़ा। तो वो थोड़ा मनुष्यों के बीच में रहा, तो मनुष्यों जैसा होने लग गया। पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिनों बाद बंगाल की तरफ से वापस लौटे, तो वापस सेतराम जी के दरबार में गए और उन्होंने जाकर के दरबार हम आपको एक बात बता के गए थे, क्या हुआ? और राजा ने कहा यार थैंक यू यार, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया है, और वो यार मेरा बेटा ही है, तो आजकल कहाँ है? तो उसने कहा ये बेटा उनको, और ये तो एकदम अब एकदम आपके साथ रहने लगा कि हाँ, तो खाता नहीं है? अरे नहीं नहीं, आजकल तो बोलता भी है, कभी कभी गुर्रा लेता है, अब ढंग से बोलता है। शुरू अब तो कपड़े भी पहनता है, शुरू में कई दिन जिंदाबाद रहा था। तो मतलब अब एकदम रेडी है मामला, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ यार, तुमने मेरे बेटे से मिला है। और उन्होंने कहा कि साहब हम वास्तव में आपके पास काम ही आए थे, हम वो पाली वाले इलाके में रहते हैं, वहां लूटपाट होती है, यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारी रक्षा कर लेगा। राजा ने कहा मेरे पास तो खूब सारे सेनापति, खूब सारे मेरे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, इसको भेजो, वो सिंहों के साथ रहा था इसलिए उसका नाम सिंहा है। क्या नाम है? अच्छा, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने एक कहानी आज पहली बार सुनी हो, या पहले कभी कोई यूट्यूब वगैरह पे देख लियो। बाकी एक कहानी पश्चिमी राजस्थान के घर घर में सुनाई जाती है, सिंहा के बारे में घर घर में बताया जाता। मेरे बहुत छोटे, मैं शायद दूसरी तीसरी में पढ़ता हूँ, तब मैंने एक कहानी सुन ली थी कि अपने यहाँ पर एक राजा था, राजा शेरों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था? सिंहा था। ये कहानी पुरानी है, तो इस कहानी से संबंधित एक पेंटिंग मेहरानगढ़ के किले में लगी हुई है। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में मेहरानगढ़ के किले में एक पेंटिंग लगी हुई है, जिस पेंटिंग में 5 शेर लड़ रहे हैं, उनमें एक शेर आदमी है, पर शेर की तरह दिखाया हुआ, वो उन चारों शेरों को पीट रहा है। 2 शेर यूं साइड में पड़े, एक शेर की उसने पंजा पकड़ के यूं फेंक रहा है, एक शेर को अपने हाथ से रोक रहा है। तो मतलब यूं लग रहा है कि इन 5 की लड़ाई में जीत कौन रहा है? वो शेर जीत रहा है, जो क्या है वास्तव में? आदमी। ये पेंटिंग कई पीढ़ियों से लगी हुई है। जब अंग्रेजों का यहां पर राज हुआ करता, तब अंग्रेजों का एक साहित्यकार था रुडयार्ड किपलिंग। साहित्यकार कौन था? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अपने मेहरानगढ़ के किले में कई दिनों तक रुक के गया था। यकीनन रुडयार्ड किपलिंग ने वो पेंटिंग देखी है, तो उसने अपने वालों से किसी से पूछा भाई ये क्या पेंटिंग बना ली रे तुमने, जिसके अंदर आदमी और शेर साथ में? अपने वालों ने क्वेश्चन का, चुप, शेर नहीं है, सीओजी महाराज है, हाथ जोड़, हमारे पूर्वज, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तेरे आदमी लग रखा है, सीओजी है। उसने कहा कैसे? तो अपने वाले किसी ने कहानी मांड के सुनाई, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई उसने सुनाई। रुडयार्ड किपलिंग को प्लॉट बड़ा पसंद आया,
तो रुडयार्ड किपलिंग को लगा कि अच्छा, यदि कोई आदमी पशुओं के साथ रहे तो पशुओं जैसा बिहेव करने लग जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस प्लॉट पर पूरी एक बुक लिखी, द जंगल बुक। 1907 में जंगल बुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसी भी अंग्रेज को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वो जंगल बुक को है। जंगल बुक पे हॉलीवुड वालों ने मूवी बनाई। 2012 में जंगल बुक को ऑस्कर का पुरस्कार मिलता है। उस मोगली को बच्चा बच्चा जानता है। उसके गीत आप सब ने गाए हैं कि जंगल जंगल बात चलिए, चड्डी पहन के फूल खिला। आपने सबने गाया होगा, सब उसका नाम जानते हैं। मोगली, बस छोटे छोटे बच्चे भी मोगली को जानते हैं। हम नहीं जानते कि वो कैरेक्टर हमारा राव सिंह है। अंग्रेज बेच खा गए हमारी कहानियों को, हमें हमारी कहानियां तक नहीं पता। वो एग्जैक्टली कहानी राव सिंह की। मैं कहूं अपने गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को कहानी सुना दे कि मेरे दादाजी ने कोई औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की है, वो साक्षर है वो नॉर्मली, और उन्होंने ये कहानी मुझे बहुत बचपन में सुनाई थी कि अपने यहाँ पर एक राजा था और वो राजा इस प्रकार से था। और धीरे धीरे पढ़े समझ बड़ी तो अरे कि ये रुडयार्ड किपलिंग तो अपने यही रहता था। रुडयार्ड किपलिंग साल 3 रह के गया मेहरानगढ़ के किले के अंदर, और उसके बाद उसने किताब लिखी है। हमारी कट कॉपी पेस्ट मार गया वो। उससे वो नोबेल जीत गए, उससे वो ऑस्कर जीत गए। अपने इस कहानी को नहीं जानते, न उस कहानी के बारे में सुनते हैं। अब से याद रखना कौन है वो बंदा। आज के बाद जब भी जंगल बुक देखो तो बताना आसपास वालों को, सीओ जी महाराज है, हाथ जोड़। इस प्रकार की बातें नहीं करनी। आई समझ में? चलो अगला लिखो।